नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम हिंदी का लेक्चर जो 3 लेकर आएंगे। तो ये हिंदी का लेक्चर जो है वो जितने भी आपके HPSSC के एग्जाम्स होते हैं तो उनमें जितने भी हिंदी के जो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, बेसिक से बेसिक मैं आपको हिंदी करवा रहा हूँ। ये आपको HPSSC जो लैंग्वेज टीचर होता है एग्जाम, जो हिंदी का जो लेक्चरर का एग्जाम होता है उससे रिलेटेड होगा। और साथ साथ जो HP पटवारी जो एग्जाम होता है या HP पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम होता है या कोई भी एग्जाम होता है TGT आर्ट्स से रिलेटेड, तो उनमें सभी में ये क्वेश्चन जो है पूछ जाते हैं। वर्णमाला हमने ये चैप्टर करना है। ठीक है, तो हम ये लेक्चर सीरीज जो है आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। तो हमने नोट्स भी बनाए हैं। HPSSC के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड जनरल नॉलेज के नोट्स हिमाचल जीके में उसमें मिलेगी आपको। ठीक है, आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स उसमें जो है नोट्स में मिलेंगे। तो उससे पहले उसको लेने के लिए आपको जो है जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे साइकोलॉजी का कोर्स मिल जाएगा आपको, उसको भी परचेज कर सकते हैं आप। नोट्स भी परचेज कीजिए। ठीक है, तो अभी हम जो है आपको बता दें कि जितने भी कोर्सेज हैं आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से क्लिक करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं उसको। तो अभी हम जो है यहाँ पर थॉट ऑफ द डे की बात करते हैं। ज्ञान और दर्शन से सब काम नहीं होते हैं, यानी कि ज्ञान और दर्शन से सब काम नहीं होते हैं। हमें अपनी ज्ञान और आदत को मनुष्य का सुधारना पड़ता है। ठीक है, यानी कि जब हम आदतों को सुधारेंगे अभी तभी जो है अच्छे से ज्ञान जो है हम बटोर पाएंगे। तो जब आदत को सुधारेंगे यानी कि खुद की आदत को सुधारेंगे, खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे, तभी जो है मनुष्य में सुधार आता है। तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9459859707। ठीक है, आप इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप जो है कोचिंग लेना चाहते हैं पौंटा साहिब के क्षेत्र में, सूरजपुर में मेरा जो है रूम है, वहां पर आपको कोचिंग दी जाएगी। मेरा नाम है शुभम शर्मा और मैं आपके लिए लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा हूँ ये। तो हम बात करेंगे आज हमारा जो तीसरा चैप्टर है हिंदी व्याकरण का, वो। ठीक है, तो हमने पहला जो क्लास है वो लगा दिया है और दूसरा क्लास भी लगा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में देखिएगा उसको भी। तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है यहाँ पे और तीसरी क्लास है वो वर्णमाला से रिलेटेड है। ठीक है, वर्णमाला से रिलेटेड, यानी कि इसको हम अल्फाबेट इंग्लिश में बोल देते हैं। तो वर्णमाला से हम पहले बात करेंगे भाषा की। भाषा जो शब्द है वो संस्कृत का है और संस्कृत का जो भाष शब्द था उससे लिया गया है। ठीक है, और इसका भाषा का भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना इसका अर्थ होता है। क्या होता है? बोलना इसका अर्थ होता है। और भाषा की जो सार्थक इकाई है, भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है? वो है आपकी वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। और वाक्य की छोटी इकाई, वाक्य की छोटी इकाई कौन सी है? उपवाक्य है। उपवाक्य की जो छोटी इकाई है वो पदबंध है और पदबंध की जो छोटी इकाई है वो पद है, जिसको हम शब्द भी बोलते हैं। पूछा जाता है कि पद क्या होता है, वो शब्द को ही बोलते हैं। ठीक है, और शब्द की जो छोटी इकाई है वो अक्षर है। ठीक है, क्या है? अक्षर। ठीक है, और अक्षर की जो छोटी इकाई है वो ध्वनि है। क्या है? ध्वनि। इसको हम वर्ण भी बोल देते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं यहां पर एक राम शब्द ले लेता हूं। राम शब्द है। ठीक है, इसमें दो अक्षर हैं, एक रा है और एक म है। तो ये क्या है? ये आपके अक्षर हैं। क्या है? या पद है। सॉरी, ये अक्षर है आपके। ठीक है, अब देखिए रा कैसे बन रहा है? र जमा आ का डंडा। ठीक है, र जमा आ का डंडा। तो ये क्या हो गया? र और आ आपका ये वर्ण हो गए। क्या हो गए? वर्ण हो गए। ठीक है, तो देखिए हमें उन्हीं वर्णों के बारे में बात करनी है इस वर्णमाला में। ठीक है, तो हम यहां पर बोलेंगे कि वर्णमाला जो है आपकी वो वर्णों के समूह को बोलते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला बोलते हैं या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, अब जितने भी जो हम भाषा में प्रयोग करने के लिए जो ध्वनियां हम उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। तो वर्ण को हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ध्वनि किसको बोल सकते हैं? जैसे मैं बोल रहा हूं मेरा नाम शुभम है। ठीक है,
अब देखिए ये पूरा का पूरा अक्षर है, ठीक है। तो इसमें श और उ की मात्रा, भ और अ, म और अ, ठीक है, ये सब लगेगा। तो ये सब क्या है, ये आपके ये वर्ण है। क्या है, ये वर्ण है, ठीक है। अब देखिए वर्णों को हम जो है वो दो आधार पर बांटते हैं, ठीक है। अब देखिए वर्णों को हम स्वर और व्यंजन में बांटते हैं, व्यंजन में बांटते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इनको वोवल्स बोल देते हैं और इनको कॉन्सोनेंट बोल देते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर बात करूंगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास आ रहा है यहां पे। तो देखिए जब मूलतः उच्चारण के आधार पर बात की जाती है, तो मूलतः उच्चारण के आधार पर जब बात की जाती है, तो देखिए वहां पर 45 वर्ण होते हैं, ठीक है। उच्चारण के आधार पर उसमें जो है आपके 10 स्वर होते हैं, 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, ठीक है। यह भी मैं बताऊंगा आपको। और अगर हम जो है लेखन के आधार पर बात करते हैं, लेखन के आधार पर देखो ये मूलतः उच्चारण के आधार पर था, बोलने के आधार पर, और ये लेखन के आधार पर आ गया, तो उसमें 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। और इसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। और 4 यहां पर संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो देखिए मूलतः उच्चारण के आधार पर, उच्चारण बोलने के आधार पर 45 वर्ण है, जिसमें 10 स्वर है और 35 व्यंजन है। और लेखन के आधार पर यानी कि लिखने के आधार पर 52 वर्ण है टोटल, और 13 स्वर है, उसमें 35 व्यंजन है, और आपका 4 संयुक्त व्यंजन है, जो हम हिंदी में यूज करते हैं ना। यानी कि हिंदी में हम बोलते हैं कि 11 स्वर है और 33 जो है व्यंजन है, ठीक है। ये आपका जो है कुछ जो है मैं आपको यहां पर बता देता हूं। अब ये देखिए यहां पर मैंने मूलतः उच्चारण के आधार पर बात की है, ठीक है, मूलतः उच्चारण के आधार पर बात करी है। तो व्यंजन को हम स्वर को हम लिख देते हैं यहां पे, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ, ठीक है। अब ये देखिए मूलतः उच्चारण के आधार पर, उच्चारण बोलने के आधार पर हमारे पास 10 स्वर हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको हम कट कर देंगे, उच्चारण के आधार पर हम इसको नहीं बोलते हैं। 7वां ये है, 8वां ये है, 9वां ये है, 10वां है, ठीक है। तो यहां पर 10 स्वर किनको काटकर, री को काटकर, अंग और अह को काटकर, ठीक है। उच्चारण के आधार पर, बोलने के आधार पर हम री को तो नहीं बोलते ना, ठीक है, हम कहीं इसका प्रयोग बहुत कम जगह करते हैं, ठीक है। अंग और अह अयोगवाह है, इनको बोलते हैं अयोगवाह, ठीक है। अयोगवाह जो स्वर भी की ध्वनि भी विनियोगप्रोक्त स्वर के रूप में भी यूज नहीं होते और व्यंजन के रूप में भी नहीं होते, यानी कि ये अयोग्य है, ठीक है। तो इनको अयोगवाह बोलते हैं। अब देखिए यहां पर लेखन के आधार पर, लेखन में हम क्या करते हैं, री को भी लिखते हैं, अंग और अह को भी लिखते हैं, तो ये टोटल 13 हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 13 स्वर और व्यंजन हैं। अब जब हम हिंदी की बात करते हैं तो वहां पर अंग और अह को हम हटा देते हैं, री को हम जोड़ देते हैं, तो हमारे पास जो है 11 स्वर होते हैं, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो आपके पास 10 स्वर हैं, लेखन के आधार पर पूछा जाए तो आपके पास 13 स्वर हैं, ठीक है। और अगर हिंदी में मूलतः रूप से जो पूछे जाए तो आपके पास 11 स्वर हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं व्यंजन की, व्यंजनों में आपके पास क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। क च ट त प, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटो देता हूं, 35 व्यंजन उच्चारण के आधार पर, ठीक है। तो क वर्ग में आपको याद रखना है क, ख, ग, घ, ग,
च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है, अब यहां पर देखिए 35 व्यंजन है और नीचे करते हैं हम यहां पे थोड़ा सा अंतस्थ, ठीक है, और उष्म, ठीक है, और आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ में कौन से आते हैं? य र ल व। कौन से आते हैं? य र ल व। और उष्म में श श स ह क्ष त्र ज्ञ श्र। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33। देखिए अभी यहां पर आपको 33 व्यंजन दिख रहे हैं जो हम नॉर्मल हिंदी में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे संयुक्त व्यंजन 4 हैं, तो यहां पे संयुक्त व्यंजन कितने हैं? वो 4 हैं। ठीक है, 33 को 4 यानी कि 37 हो गए पूरे। ठीक है, 37 हो गए। अब देखिए ट वर्ग में आपके पास कुछ द्विगुण व्यंजन आते हैं। कौन से व्यंजन आते हैं? वहां पे द्विगुण व्यंजन आते हैं। और द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? ड उसके नीचे बिंदी, ध उसके नीचे बिंदी। तो ड यहां पर बिंदी नहीं है तो यहां पे क्या हो सकता है यूज? यहां पे ड हो सकता है, यहां पे ढ की जगह ड बिंदी। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास 35 व्यंजन, यानी कि 2 इसमें जोड़ दिए गए तो यानी कि 2 ये जोड़ दिए गए तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये 4 जोड़ दिया जाए तो 49, तो 39 व्यंजन और 13 स्वर हो जाते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे? कितने हो जाएंगे यहाँ पे? टोटल कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो है 13 स्वर हो जाएंगे और 35 व्यंजन हो जाएंगे और 4 संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। तो टोटल आपके पास 52 जो है वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, और ये लेखन के आधार पर है। ठीक है, और उच्चारण के आधार पर जो है आपके पास 45 वर्ण है, 10 स्वर हैं और आपके पास 35 व्यंजन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अंतस्थ याद रखें, उष्म याद रखें, संयुक्त व्यंजन याद रखें। य र ल व जो है आपके पास अंतस्थ है। उष्म श श स ह ये उष्म है और संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र ये आपके पास संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा आपके पास कि कौन कौन से द्विगुण व्यंजन है, कौन कौन से अंतस्थ है, कौन कौन से उष्मा है, कौन से संयुक्त व्यंजन है, इसको आपको लिखना है। ठीक है, अब मैं इसको मिटो सकता हूं, एक बार मिटो देता हूं। तो अभी हम जो है वो स्वरों की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हमने स्वर की बात करी तो स्वर को हम वोवल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वोवल्स। इंग्लिश में स्वर ए ई आई ओ यू होते हैं और हिंदी में अ आ ई उ री ए आई ओ औ अंग अ ये होते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हमने स्वर स्वतंत्र रूप से जब बोले जाने लगे स्वर तो उसकी जो संख्या थी वो आपकी 13 थी। लेकिन जब हम उच्चारण के आधार पर बोलते हैं तो उसकी जो संख्या है वो आपकी 10 है। ठीक है, उसमें आपका री नहीं जुड़ता, अंग और अह नहीं जुड़ता। ठीक है, तो यहां पर भाषा उच्चारण काल के आधार पर, ठीक है, मात्रा उच्चारण आधार काल के आधार पर जो है हम बात करते हैं। सबसे पहले किसमें? मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, तो आपने सुना होगा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। देखिए ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनमें कम समय लगे बोलने में या एक मात्रा हो, जैसे अ हो गया, ठीक है, ई हो गया या उ हो गया, जिसमें एक मात्रा है वो आपका ह्रस्व स्वर। जिसमें 2 मात्रा होगी वो आपका कौन सा होगा? दीर्घ। आ ई उ ओ ए
आई, ओ, औ, ये आपके दीर्घ हो गए। अब देखो जिसमें तीन, जिसके किसी भी व्यक्ति को पुकारने के लिए आपके आ यूज करते हैं, प्लुत स्वर यूज करते हैं। जैसे हम राम, तो रा, इसमें क्या हो गया, ये आ होता है इस तरह से, तो यानी कि हम वहां पे थोड़ा सा जो लंबी लय लगा रहे हैं, तो आपके दीर्घ स्वर हो गया वो, प्लुत स्वर हो गया आपको वो। ठीक है, अब देखिए यहां पर सिंपल सी बात करता हूं, एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, और एक होता है पश्च स्वर। अग्र स्वर जो है वो जीभ के जब अग्र भाग से निकलता है, मध्य स्वर जो जीभ के बीच वाले भाग से निकलता है, और पश्च स्वर जो जीभ के पिछले भाग से निकलता है वो आपका स्वर होता है, पश्च स्वर होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आते हैं हम व्यंजन के ऊपर। व्यंजन की बात करी मैंने कि 35 व्यंजन उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर जो है 35 व्यंजन होते हैं, प्लस उसमें 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हिंदी में मूलतः रूप से हम कितने यूज करते हैं, 33 व्यंजन यूज करते हैं। ठीक है, हिंदी में हम मूलतः रूप से 33 व्यंजन यूज करते हैं। तो यहां पर हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, वो व्यंजन जो किसी भी भाग को, मुंह के किसी भी भाग को टच करके निकलते हैं, वो व्यंजन कौन से होते हैं, वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ जो है वो कंठ से निकल रहे हैं, कुछ वो तालु से निकल रहे हैं, कुछ वो मूर्धा से निकल रहे हैं, कुछ वो दंत से निकल रहे हैं, कुछ वो ओष्ठ से निकल रहे हैं। तो वो कौन से हैं आपके, वो स्पर्श व्यंजन हैं। देखिए अब मैं यहां पे बात करूंगा, इसको मैं मिटो देता हूं। ठीक है, इसको मैं मिटो देता हूं। तो देखिए कंठ से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, कंठ का मतलब गला, जो गले से निकलेगी आवाज वहां पे कंठ होंगे। जैसे क, ख, ग, घ, ग। ठीक है, ये कंठ वाले हैं। और तालु, जो जब जीभ का जो पिछला भाग, जीभ जो है पिछले भाग पर, ऊपरी छत के जो पिछले भाग पर टच करेगी तो आपका तालु होगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास च, छ, ज, झ, य। ठीक है, ये आते हैं। मूर्धा, जब जीभ का जो है भाग ऊपरी भाग के अगले पोर्शन पे टच होगा तो वो मूर्धा होगा। ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, मूर्धा। दंत, दंत जब दांत में जो है जीभ टच होती है। ठीक है, तो त, थ, द, ध, न। ठीक है, ओष्ठ, जब ओष्ठ यूं होते हैं, ओष्ठ प, प। ठीक है, तो प, फ, ब, भ, म, ये आपके ओष्ठ हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा यूं कर देता हूं। ठीक है, यहां पर अब देखिए मैं इनको वर्गीकृत कर रहा हूं। ठीक है, वर्गीकृत। ठीक है, एक होता है घोष। घोष का मतलब है कि जब कंपन महसूस होगा। ठीक है, अब घोष भी दो तरह का है, एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। अघोष वो है जिसमें कंपन कम दिखाई देगा, यानी कि कंपन कम होगा, यानी कि होगा ही नहीं। और सघोष होगा वो होगा जिसमें कंपन ज्यादा होगा। तो देखिए जो फर्स्ट और टू लाइंस है, फर्स्ट और सेकंड लाइन है, वो आपकी अघोष है। इनको बोलते वक्त कंपन कम महसूस होता है। और जो लास्ट की 3 लाइनें हैं वो आपकी सघोष है, इनको बोलते वक्त कंपन जो है ज्यादा लगता है। ठीक है, एक होता है प्राण। ठीक है, मतलब किसी भी शब्द को बोलने पर जो है ज्यादा प्राण लगे तो वो क्या होगा, महाप्राण। ठीक है, और किसी भी शब्द को बोलने पर कम प्राण लगे तो आपका अल्प प्राण होगा। ठीक है, अब देखिए जो पहला और तीसरा और पांचवा है ये आपके अल्प प्राण है।
और जो दूसरा और चौथा है ये आपका महाप्राण है। तो पहला अल्प, दूसरा महा, तीसरा अल्प, चौथा महा और पांचवा अल्प। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि क च ट त प ये अल्प प्राण है, ख ग ख छ ठ थ फ महाप्राण, ग ज ड द म भ जो अल्प प्राण, घ झ घ से लेकर भ तक आपका महाप्राण, और ये आपका ग से लेकर म तक आपका अल्प प्राण है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं अंतस्थ। अंतस्थ अंतस्थ हमने बात की थी य र ल व, य र ल व। ठीक है, इनका उच्चारण जो है पारंपरिक रूप से जो है स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, तो उनको अंतस्थ बोला जाता है। ठीक है, तो य की जो आवाज निकलती है वो तालु से निकलती है। कहां से निकलती है? तालु से। र की आवाज निकलती है आपके दंत मूल से, दंत मूल से, यानी कि मसूड़े से निकलती है, मसूड़े से। ठीक है, दंत मूल से आपके किसकी आवाज निकलती है? र की आवाज। और ल की आवाज भी कहां से निकलती है? वो भी आपके दंत मूल से ही निकलती है। ठीक है, मसूड़े से ही निकलती है। और जो व है ये आपका दंतोष्ठ है, दंत जमा ओष्ठ से इसकी आवाज निकलती है। ये आपको याद रखना है। यर अलावा आपका अंतस्थ है। उसके बाद मैं यहां पर आ जाता हूं थोड़ा सा कि आपके उष्म कौन से होंगे। उष्म या फिर संघर्षी, जो आपके संघर्ष करने पर निकलते हैं, यानी कि वहां पर जो है एक तरह से हवा निकलती है बाहर। ठीक है, एक तरह से हवा निकलती है। तो उष्म श श स ह। ठीक है, उष्म जो है वो श। ठीक है, तो ये श जो है ये तालु से निकलता है। ठीक है, यानी कि तालु से निकलता है। श जो है ये मूर्धा से, पेट का श जो है वो मूर्धा से। स जो है आपका ये दंत मूल से। ठीक है, दंत मूल से। और ह जो है ये आपका कंठे ध्वनि है। क्या है? कंठे ध्वनि है। तो देखिए कंठ, आपका कंठ में आपका एक और जोड़ दीजिए, आपका ह भी जोड़ दीजिए। तो ह कहां से निकलता है? आपका कंठ से ही निकलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जितने भी स्वर होते हैं, स्वर जितने भी होते हैं वो सघोष होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। स्वर जितने भी होते हैं वो सघोष ही होते हैं। ठीक है, और एक और चीज याद रखनी है, और अयोगवाह। अयोगवाह कौन से होते हैं आपके? जो मतलब ना तो स्वर में बिहेव करते या फिर व्यंजन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, यानी कि वो अयोग्य है एक तरह से। तो अंग की बिंदी अगर किसी में आती है, ठीक है, जैसे अंग अह, या विसर्ग आती है किसी में, विसर्ग समझते हैं ना, ये जो लास्ट में जो अक्षर के पीछे जो है दो डॉट बिंदु होते हैं, विसर्ग। तो ये जो है आपके अयोगवाह है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो आपको ये चार्ट जो है बनाना आना चाहिए। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि नासिक्य में कौन से आएंगे, तो नासिक्य में आपके ग ज य ण न म, ये नासिक्य है सारे के सारे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो तालु में ई, ये आपका तालु में आती है। ठीक है, कंठ तालु में कौन सा आता है? ए और ऐ, ये आपका कंठ तालु में आता है। ठीक है, और कंठोष्ठ में कौन सा आता है? कंठोष्ठ में वो आपका आता है ओ और औ। कौन सा आता है? ओ और औ आता है। ठीक है, और कंठ में आपका कौन कौन से आते हैं? अ, आ, अह, ये आपके कंठ में आ जाते हैं। ठीक है, और री जो है आपकी कहाँ आती है? ये आपकी मूर्धा में आती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और ऊ जो है वो आपका ओष्ठ में आता है। किस में आता है? ओष्ठ में आ जाता है। तो ये आपको सारे के सारे जो है उच्चारण स्थान याद रखने हैं कि कहाँ कौन सा था, कहाँ कौन सा था, कहाँ कौन सा आता है। तो ये मैंने आपको करवा दिया सारे के सारे। तो अभी हम जो है वो संयुक्त व्यंजन पे चलते हैं, संयुक्त व्यंजन पे। तो मैं इसको मिटो रहा हूं अभी। तो संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो आपके दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो ये चार आपके संयुक्त व्यंजन हैं।
संयुक्त व्यंजन है और ये जो है दो वर्णों के मिलने से बने हुए हैं। तो क और श से क्या बना आपका क्ष बना, ठीक है। त और र से क्या बना आपका र बना, त्र बना, ठीक है। ज और य से ये आपका ज्ञ बना, ठीक है। और श्र कैसे बना, श और र से बन मिलकर बना है ये, ठीक है। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन है। तो आपको जो है काफी सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं कि कंठ का उच्चारण यानी कि ह का उच्चारण स्थान क्या है, वो आपका कंठ है, ठीक है। अ का उच्चारण स्थान क्या है, आ का उच्चारण स्थान क्या है, अह का उच्चारण स्थान क्या है, तो वो भी आपका कंठ है, ठीक है। री का उच्चारण स्थान क्या है, वो आपका क्या है, मूर्धा है, ठीक है। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, यह आपका ओष्ठ है, ठीक है। आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूं, आप बोल कर देखिए ई कहां से निकल रही है, यानी कि वो कहां से निकल रही है आपकी, वो निकल रही है आपकी ई मूर्धा से, ठीक है। ये आपका ईचा यशनाम तालु तालु से निकल रही है, ठीक है। ईचा यशनाम तालु, तो आपको वो ई कहां से निकल रही है, वो आपके तालु से निकल रही है, यानी कि जीभ जब जो है पिछले भाग पर टकराएगी तो आपका वो तालु से आवाज निकलेगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये जो चैप्टर था वो वर्णमाला से रिलेटेड आ गया, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपको जो है पोंटा साहिब के क्षेत्र में जो है सूरजपुर क्षेत्र में आप मुझे संपर्क कर सकते हैं अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा कि नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।